हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन। हमारी प्यारी सी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लासेस में अपन ने किया था इस पोइट के बारे में, मैथ्यू अर्नल्ड हमारे पोइट थे, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास नंबर 16 में इनकी पोएम के बारे में। पोएम का नेम क्या था आपको याद होना चाहिए वैसे बच्चों को। लाइव है तो वो बताना क्या नेम था। पेन देखो तब तक। हाँ बिल्कुल सही, डोवर बीच नेम था। डोवर बीच हमारी पोएम का नेम था। ठीक है, जिसमें क्या था, जो हमारे पोइट थे, मैथ्यू जो पोइट थे हमारे, वो एक बीच के बारे में बताते थे, एक इंटरेस्टिंग पीसफुली बीच के बारे में अपने को बताते थे। ठीक है, वो बीच के बारे में क्या बताते थे, क्या ओवरऑल जो कहानी थी, वो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए, पिछली वीडियो में दोबारा ना जाना पड़े। उसमें क्या होता है, एक पोइट जो है वो एक बीच पे बैठे होते हैं। ठीक है, वो जो स्पीकर आप कह सकते हैं, स्पीकर का मतलब होता है जो बोलने वाला बंदा होता है। ठीक है, वो स्पीकर जो है वो कहते हैं कि मतलब मैं एक बीच पे बैठा हुआ हूँ, और जो फुल मून मतलब पूर्णिमा का जो दिन होता है हमारे, ठीक है, जो पूर्णिमा का दिन होता है ना, वो दिन वहां पे है, और चंद्रमा जो है वो बिल्कुल, जो मून है हमारे, चंद्रमा जो है वो बिल्कुल साफ दिखा रहे हैं, बिल्कुल नॉन पोल्यूशन जो नाइट है ना वो दिख रही है। ठीक है, और समुद्र जो है, तारे बिल्कुल टिमटिमा रहे हैं, और जो वो समुद्र है ना हमारा, जहां तक हमारी निगाह जा रही है, वो धीरे धीरे, जहां तक हमारी जैसे जैसे निगाह जो है, हमारी दृष्टि जिसको कहेंगे, वो आगे जा रही है दूर तक, वैसे वैसे जो समुद्र की धाराएं है ना, वो धीरे धीरे मंद हो रही है, धीरे धीरे मतलब कि जिसको आप कहेंगे ना स्लो हो रही है। अपने को लग रही है भाई वो स्लो नहीं होती, लेकिन दूर, काफी कितनी दूर तक देखोगे तो अपने को यहाँ बैठे ऐसे लगेगा कि वो धाराएं जो बहुत धीरे धीरे चल रही है, लेकिन वो बहुत जोर से चलती होती है। ठीक है, और जहाँ वो कहते हैं, जो पोइट है, स्पीकर है, वो ये कहते हैं कि जितनी आगे तक मैं निगाह लेके जा रहा था, वो जो हमारी धाराएं थी समुद्र की, वो धीरे धीरे कम हो रही थी, और वो जो चंद्रमा की जो रोशनी थी, बिल्कुल ऐसे ना ब्लू व्हाइट लाइट, जैसे आप इमेजिन कर पा रहे होगे, ब्लू व्हाइट लाइट थी ना, वो बिल्कुल कम होके एक लाइन के साथ खत्म हो रही थी, एक लाइन के साथ समुद्र की जो धाराएं है समुद्र के साथ मिल रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल ना उनके बीच में एक बाउंड्री है, और वैसे खत्म हो रही है, उनके साथ दोनों मिल रही है। ठीक है, ये अब ये पोइट थी, और अब बात करते हैं यहाँ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करना कैसे। रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको पिछली वीडियोस में अच्छे से समझा रखा है कि कैसे करना है, इसमें भी बता देती हूँ। जब भी बात आती है 3 पॉइंट्स, 3 स्टेप्स में अपने को इसको पूरा एक्सप्लेन करना होता है स्टैंजा को, रेफरेंस दी कॉन्टेक्स्ट में, एक्सप्लेनेशन में, और कई जो ऐसी वीडियोस कह दिया स्टैंजास होते हैं ना, उस स्टैंजास में कई बार क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स भी लगाने होते हैं, कि कहीं कहीं ना, जैसे मान लो अब यहाँ पे तारों को किसी और से डिनोट किया गया होगा, आगे पता लगेगा आपको, मून को किया होगा, समुद्र को किया गया होगा, निगाहों को, धाराओं को अलग अलग चीज से डिनोट किया गया होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस होते हैं, कि अपने को बताना होता है कि किस चीज को किस से यूज किया गया है, किसके लिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कई बार देनी पड़ती है, कई पॉइंट्स जो होते हैं ना, उनकी थोड़ी सी मतलब पॉइंट्स ऐसी होती हैं कि अपने को एक्सप्लेन पूरा करना पड़ता है। ठीक है, अच्छे से कई मैंने आपको करवाई है पीछे, जो आपको एक पोइम करवाई थी उसमें नहीं जरूरत पड़ी थी आपको, वो पीछे जाके देख लेना। लेकिन अगर आप देखो, अगर आप दे दोगे ना क्रिटिकल एनालिसिस, तो अच्छा रहेगा, आपके ही मार्क्स बढ़ेंगे, 1-2 नंबर टीचर अच्छे से दे देता है आपको। ठीक है, जितना हो सके हर एक स्टैंजा में क्रिटिकल एनालिसिस दो, आगे समझ आएगी क्या है ये चीज। अब रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है बताती हूँ आपको। सबसे पहले पोइट का नेम लिखना, कि पोइट कौन से, पोइम का नेम लिखना, फिर पोइट का नेम लिखना, फिर उसमें जो चीज दी गई है, मतलब क्या ओवरऑल स्टैंजा में दिया गया है, ये सब लिखना है। ठीक है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हर एक स्टैंजा का एक ही लिखना है, जो मैं बता रही हूँ अभी आपको। ठीक है, These line have been taken from Dover Beach, एक पोइम है, रिटन बाय, लिखी गई है एर्नोल्ड द्वारा। मैथ्यू एर्नोल्ड लिख दो, एर्नोल्ड लिख दो, एज योर विश, कल्ला एर्नोल्ड लिखो, मैथ्यू एर्नोल्ड लिखो, मैथ्यू एर्नोल्ड लिखोगे तो ज्यादा इंस्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। अब बात आती है ओवरव्यू। अब मैं बताती हूँ इसमें क्या करना, तुम हेयर इज को कट कर देना, इस एक्सप्लेनेशन में कट, एक्सप्लेनेशन में तो लिखना है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखोगे। हेयर इज को यहां से थोड़ा सा कट करके इसकी जगह पे तो आप लिख देना, इन दिस पोइम, इन दिस पोइम पोइट गिव अस, पोइट गिव अस मतलब कि इस कविता में जो कवि ने हमें क्या दिया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ब्यूटीफुल बट अल्टीमेटली अनइंटरेस्टिंग कोस्टल सीन। ठीक है, ऑफ अ बीच, ये लिख दो, चाहे कोई चक्कर नहीं है, बीच लिखना लिख दो, कोई वो बड़ी बात नहीं है। ओके, ऑफ अ बीच, ठीक है, लिखना तो लिख देना, लेकिन इतनी चीज जरूर लिखनी है। तो ये आपका रेफरेंस दी कॉन्टेक्स्ट यहाँ तक खत्म होता है। समझ आई रेफरेंस दी कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखोगे। ठीक है, अब आती है बात एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन तो सीधी सीधी दी हुई है, वो कर देंगे अपन। एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे, हियर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ब्यूटीफुल बट अनलिटिमेटली अनइंटरेस्टिंग कोस्टल सीन। व्याख्या, यहाँ पे एक सुंदर लेकिन अंततः अरुचिकर तटीय दृश्य है।
मतलब कि समुद्र के तट का दृश्य दिया गया, लेकिन अरुचिकर कैसे है भाई, है ना, वो आगे जाके बताऊंगी कैसे है। This in the fact reflecting speaker's initial state of mind as a speaker looks out and previous beauty in a natural scene, कि वास्तव में जो वक्ता है, जो कहने वाले, वो अपनी स्टार्टिंग की जो उनकी मनोदशा थी, स्टार्टिंग में जो उनके भी उनके माइंड में जो थॉट्स चल रहे थे, वो सब कुछ वो मतलब बताते हैं उस पोइम में। ओके, लेकिन एंड में क्या होता है, एंड में होता है कि एज द स्पीकर लुक्स आउट एंड प्रीवियस ब्यूटी इन अ नेचुरल सीन्स, की वो जो मतलब कि नेचुरल सीन्स काफी पीसफुल, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा ओवरव्यू बताया, तो आपके माइंड में भी पीसफुल इमेजेस क्रिएट होनी स्टार्ट होगी होंगी, है ना। सो मतलब कि स्टार्टिंग की उनकी जो मनोदशा थी, उनके जो थॉट्स ऑफ माइंड्स थे, जो उनके दिमाग में जो माइंड्स में जो थॉट्स चल रही थी, वो सब कुछ उसमें बताते हैं। ठीक है, अपने को कभी स्टार्टिंग में तो एक्सप्लेनेशन में सीधी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देना कि भाई इस लाइन का ये मतलब है, ये सिस्टम नहीं, सबसे पहले थोड़ा बताओगे कि ओवरऑल क्या बताया गया उसमें, ताकि एक्सप्लेनेशन की लेंथ भी बड़ी हो और एग्जामिनर को और हमें अच्छे से समझ भी आ सके। ठीक है, आगे चलते हैं। बट दिस calm beginning इज ऑल्सो पार्ट ऑफ poem tragedy, बट ये जो मतलब कि calmness का मतलब होता है एक पीसफुली माइंड, एक आप कह सकते हो शांतिपूर्ण एक वो हो सकता है दृश्य के साथ साथ, ये आगे जाके जब पोइट में, जब पोइम में जो पोइट है वो इसको आगे जाके इसकी स्ट्रेटेजी बदल देते हैं। स्ट्रेटेजी का मतलब हुआ इसको लिखने का, इसके मतलब कि जो फीलिंग है बदल देते हैं, वो ना जज्बात बदल दिए एकदम से, वो सीन हो जाता है। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग में तो ये पीसफुल चल रहा है काम, आगे जाके देखना क्या होता है। ठीक है, लेकिन यह शांत शुरुआत आध्यात्मिक सुरक्षा से वाहिगुरु अस्तित्वगत चिंता की ओर एक आंदोलन को जगाने की कविता की रणनीति का भी एक हिस्सा है। ठीक है, मतलब ये स्टार्टिंग में बिल्कुल पीसफुल माइंडिंग होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आप जैसे जैसे पोइम में आगे चलते जाओगे, जैसे जैसे वैसे वैसे ही आपको लगेगा भाई ये तो कोई एक आंदोलन था, ये तो कोई एक मतलब कि अपने को जागरूकता थी। ठीक है, काफी थोड़ा सा लगेगा, नेगेटिविटी नहीं कह सकते आप इसको, मतलब जागरूकता दिखाएंगे आपको। ठीक है, the reader is made to experience the speaker's thought process in real time, कि मतलब कि जो पाठक है, जो मतलब कि पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो क्या करता है, को वक्ता की विचार प्रक्रियाओं को वास्तविक समय में अनुभव करने के लिए अभिप्रेत करता है, कि उस टाइम पे स्पीकर के थॉट्स को प्रोसेस इन द टाइम, मतलब कि उस टाइम पे जो चीजें चल रही थी जब उन्होंने ये पोएम लिखी, अब भी समझ सकते हो, अब भी ये चीजें चल रही हैं। ठीक है, जो मैं आगे आपको समझाऊंगी कि वो चीजें मतलब कि वो स्ट्रेटजी जो है वो आगे जाके अपने को समझ आएगी कि असल में जो कवि है वो अपने को क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, वो ये कोई रोमांटिक पार्ट नहीं दिखाना चाहते थे, वो पीसफुल पॉइंट जो आपका पीसफुल माइंड है वो नहीं दिखाना चाहते थे, वो अपनी एक थॉट प्रोसेस दिखाना चाहते थे। ठीक है, वो आगे जाके पता चलेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि जो ये कवि है ना, ये नेचर को लेते जरूर थे, अब इन्होंने नेचर ही लिया ना, इन्होंने चांद तारे सितारे समुद्र यही लिया है, लेकिन इनका जो कह सकते हो इनका जो मोटिव था, इनका जो आप कह सकते हो लक्ष्य था, वो अलग होता था, जागरूकता फैलाना इनका लक्ष्य ज्यादा होता था, मतलब बचाना प्रकृति को कह सकते हो, यहाँ ह्यूमन नेचर की तरफ ज्यादा इनका इंटरेस्ट था। ठीक है, आगे आप बताती हूँ, आपको पता लग जाएगा आगे जैसे धीरे धीरे जाएंगे। Put another way, this opening lures the reader into a false sense of security which will unravel as the poem goes on, कि दूसरे शब्दों में अगर आप कहें तो स्टार्टिंग में क्या होता था, पाठक को सुरक्षा की झूठी भावना में फंसाते हैं। स्टार्टिंग में अपने को लगता है कि हाँ कोई ना रोमांटिक सीन आने वाला है, कोई पीसफुल सीन कह सकते हो, कोई स्पिरिचुअल कोई गॉड वाला सीन आने वाला है, लेकिन वो इस जज्बातों में बंदा फंस जाता है। जो रीडर होते हैं, आप अभी पढ़ रहे हैं भाई, आप अभी रीडर ही है इसमें, आगे जाके पता चलेगा वो क्या बताना चाहते हैं। विच विल अनरेवल एज द पोएम गोज ऑन, की मतलब कि जो पोएम है वो कैसे कैसे आगे जाएगी, लेकिन कविता के आगे बढ़ते ही जो चीजें हैं वो अपने आप ही आपको क्लैरिटी कह सकते हो, उजागर होने लग जाते हैं, आपको क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, स्ट्रेटजी मिरर्स दैट द पोएम क्रोनाइट्स मूव अवे फ्रॉम फेथ एंड सर्टेनिटी टुवर्ड्स डाउट एंड एंग्जाइटी, कि एक रणनीति दिखाते हैं, मिरर्स करते हैं, मतलब दर्शाते हैं क्या, कि कविता का जो विश्वास और निश्चितता से दूर संदेह और चिंता की ओर बढ़ने का एक वर्णन करती है पोएम, मतलब कि एक पीसफुल नेचर से, एक पीसफुल माइंड से, ये एकदम से कोई किसी चीज के बारे में कोई चीज गलत हो रही है अपने आसपास, उस चीज को सही करने के लिए, उस चीज के ऊपर चिंता व्यक्त करने के लिए अपने को ये पोएम मतलब कि पोइट ने ये लिखी है अपने लिए। ठीक है, अपने को आगे जाके इसके बारे में पता चलता है। ओके, अगला स्टैंजा करते हैं, लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स, कि हाँ जो प्यार है वो जो सच्चा है, हम मानते हैं एक दूसरे के लिए, इस वर्ल्ड में हमें ये चीज दिखती है, टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, सो वेरियस सो ब्यूटीफुल सो न्यू, ये वो से नहीं लग रहा, वो सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव,
यही चीज है कि अपने को लगता है जो संसार है वो सो ब्यूटीफुल, सो वेरियस, सो न्यू होगा, ठीक है, हैथ रियली नेदर जॉय नोर लव नोर लाइट। लेकिन सच में ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल संसार जो है ना, मैं क्या कहूं, मतलब कि ना, हसदे चेहरिਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ दुख लुके ਹੁੰਦੇ ਆ, और कईयों के मतलब कि दुख लुके होते हैं, कई हंसते चेहरों के पीछे वो होते हैं, खतरनाक चेहरे होते हैं। इसलिए समझना बहुत मुश्किल है आजकल की दुनिया को, तो ठीक है। नॉर सर्ट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन, मतलब कि बट यहाँ पे अब संसार दिखता अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अब क्या है, कोई शांति नहीं है, कोई किसी दुखते का कोई सहारा नहीं है, कोई हेल्प अपनी कोई दर्द में नहीं करता। एंड वी आर हेयर एज ऑन अ डार्किंग प्लेन, कि अब यहाँ पे हम इतनी सुंदर खूबसूरत धरती पे रहते हुए भी अब बिल्कुल हेल्पलेस है, ठीक है। स्वेप्ट विद कंफ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फाइट, की मतलब वो समझ पा रहे हो कि बस ये झगड़े झमेले, वी आर इग्नोरेंट अरमाइंस क्लैश बाय नाइट, ठीक है। अब बताती हूँ इसको अच्छे से समझना कैसे, ये तो अपने ओवरव्यू पढ़ा है, अब बताती हूँ करना कैसे इसको। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, रेफरेंस टेक्स्ट तुम कर लोगे, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस ना अगले वाले में आएंगे, उसमें करेंगे आप, शायद अगली पॉइंट में, शायद लास्ट डचेस में है, द लास्ट डचेस पॉइंट में आगे चलेंगे आप, तब बताऊंगी आपको अगली पॉइंट में, अगली क्लास में आएगी, ठीक है। द पॉइंट टेल्स अस हियर व्हाट ही रिमाइंडेड ऑफ हियरिंग द रोयरिंग साउंड ऑफ द सी वेव्स, कि जो कवि है, देखो मैंने आपको धाराएं बताई थी ना, कि वो मतलब कि शुरुआत में वो जो बिल्कुल पास बीच के वो जो समुद्र की धाराएं थी ना, वो बिल्कुल ऐसे ना खतरनाक सी डरावनी सी आवाजें करती थी, ठीक है, धीरे धीरे आगे जाके नम होती थी। तो वही चीजें देखो, धाराओं धाराओं का जो वेव्स हैं जो समुद्र की, वो अपने को अब यहाँ पे क्या दिखा रही हैं, वो आपको अच्छे से समझ आ रही है ना, कि क्या एक चिंता व्यक्त कर रहे हैं, एक डरावनी चीज अपने को दिखाई गई है। वही जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, वो अपने आपके लिए पीसफुल दिख रही थी ना, वही धाराएं अब यहाँ जाके देख लो क्या बन गई है, डरावना सीन क्रिएट हो गया ना। द रिट्रेटिंग वेव्स, आगे चलो भाई पता लग जाएगा आगे भी। द रिट्रेटिंग वेव्स टेल्स हिम द स्टोरी ऑफ डिक्रीजिंग रिलीजियस फेथ, जो ये वेव्स है, जो पीछे हटती हुई धाराएं हैं, मैंने आपको बताया ना, जो ये धाराएं कैसे पीछे हट रही थी, बिल्कुल मंद जा रही थी, क्यों जा रही थी, क्योंकि इसका यहाँ पे क्या मतलब है, देखो कितना अच्छा पॉइंट ने यूज किया गया, इन धाराओं, पीछे हटती धाराओं का क्या मतलब बताया है। यही बताया है कि जो हमारे रिलीजियस, हमारे धार्मिक, हमारे गॉड में जो फेथ, जो विश्वास है, वो बहुत कम होता जा रहा है, ठीक है। ठीक है, आज ये समझ आ गई, आगे चलते हैं। रिलीजियस फेथ मतलब कि जो धार्मिक विश्वास है, सराउंडेड मैंस लाइफ इन ओल्डन डेज लाइक अ ब्रिज फोल्डेड बेड, कि जब पिछले जो हमारा टाइम था, तब धार्मिक जो चीजें थी ना, वो बहुत ज्यादा थी, और तब वो क्या करती थी, एक चमकीले मुड़े हुए बेल्ट की तरह हमें घेरे रहती थी, मतलब बिल्कुल टाइटली हमें पकड़ के रखती थी, हमारी हमें गलत कामों से रोकते थे, वो धर्म विश्वास जो था हमारा। एवरी मैन हैड फेथ इन सम रिलीजियस, हर किसी का, मतलब कि पुराने दिनों की बात कर रहे हैं, हर किसी का अलग अलग धार्मिक आस्था थी हर किसी की, ठीक है। जनरली एवरी मैन हैड फेथ इन गॉड एंड मॉरलिटी, मतलब कि सबके जीवन में एक चमकीली मुड़ी बेल्ट की तरह सबको घेरे रहती थी, ठीक है वो। बट इन मॉडर्न सर्टिफिकेट, लेकिन अब आधुनिक युग में क्या हो गया है, अब भी ले सकते हो भाई, जरूरी नहीं कि जब पोइट ने जो ये चीज लिखी थी तभी, अब की भी बात सोच सकते हो, अब इस टाइम पे भी ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। अब कोई भगवान को तो मानता नहीं, भगवान के अस्तित्व पे विश्वास नहीं है किसी को, उन पे आपको वो सवाल उठाते हैं। चलो करते हैं आपा। गॉड हैज बीन डिथॉर्टेड एंड मोरालिटी हैज बिकम अनपैरामैग्नेटिक, लेकिन अब जो आधुनिक वैज्ञानिक युग है, ईश्वर को हटा दिया गया है और नैतिकता अव्यवहारिक हो गई है, मतलब कि जो आजकल जो दुनिया है ना, वो मतलब कि बस खुद को ही भगवान बनाई बैठी है, और जो भगवान, जो असली जो चीज है, डिवाइन पावर है, उसको हटा दिया गया अपनी थॉट से। वैसे तो भगवान कभी नहीं हट सकते भाई, बट अपनी थॉट से उनको हटा दिया गया है, बहुत दुख की बात है। टू दी पॉइंट दी फेथलेस, भाई ये सच्ची है, ये चीज बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, कि तुम देखो वही ना, रब से तो सट बजूगी ना, बंदे होते ही पता लगूगा, ये कलयुग की निशानी है भाई, सच बताऊं तो। लेकिन ये चीज पहले पोइट ने लिखी थी, लेकिन मुझे लगता है शायद पोइट ने इस टाइम के लिए लिखी है, मुझे अब ऐसे लग रहा है कि उस पोइट ने फ्यूचर के लिए लिखा, क्योंकि उसको पता था जो पिछले जो पोइट्स थे ना, पिछले जो कवि थे, बहुत ज्यादा सियाने, जिन्हों आप कह सकते हैं बहुत सियाने सीगे, उनको पता था कि आगे जिंदगी में क्या होने वाला है, आगे कलयुग नहीं आना है ना। तो फ्यूचर के लिए कई पॉइंट्स ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हुए हैं, जिन्होंने फ्यूचर के लिए अपने लिए कई चीजें लिख के अपने अच्छे अच्छे थॉट्स दिए हैं, ताकि उनको संभाल के जो अपने जैसे थोड़े बहुत हैं, आप कह सकते हैं अच्छे पर्सन, वो इन चीजों को समझ पाए, है ना। इनको समझा करो भाई, जो समझाते हैं काफी अच्छे अच्छे, जितने भी मैंने अभी इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी पोइट्स करवाए ना, मेरे को सब में इतनी अच्छी मोटिवेशन मिली है भाई। आगे मैं बताती हूँ आपको, यूनिट 5 बहुत अच्छी रहने वाली है।
नए साल से शुरू करेंगे अपन, ठीक है। टू द पोएट द फेथलेस वर्ल्ड ऑफ टुडे अपीयर्स as cheerless as the necked pebbles of the seashore when the waves have ebbed away, कि कभी आज भी अविश्वासी दुनिया समुद्र के किनारे के नंगे कंकड़ों की तरह उदास लगती है जब लहरें कम हो जाती हैं। देखो जब लहरें खत्म हो जाती है, लहरें जैसे मतलब समुद्र में लहरें आती हैं, वो बीच से वापस चली जाती है ना, वापस पीछे हटती हैं, वापस जाती हैं, तो वो जो कंकड़ पत्थर है वो वापस घेर के जाती है और वहीं पे वो जो कंकड़ पत्थर सूख जाते हैं। वही चीज है ना, वो जो कंकड़ पत्थर सूखे पड़े हैं ना, वो आज के जो कलयुग का मानव है, कलयुग का इंसान है ना, जो वो दर्शाते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना आप। ठीक है भाई, जो कंकड़ पत्थर थे जो समुद्र के किनारे हैं, वो आज के जो कलयुग का इंसान है उसको दर्शाते हैं कि आजकल क्या हालत हो गई है। वो जो अपनी धार्मिक आस्था है वो बिल्कुल पीछे हटती जा रही है, जो धाराएं हैं वो पीछे हटती जा रही है, और जो हमारा जो मानव है आज का, वो कैसे कंकड़ों की तरह बेघर होने वाला है, अब नहीं तो आगे जाके, ठीक है। चलो शॉर्ट क्वेश्चन देखती हूँ मैं, टाइम फिर आपको बताती हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन जितना होता है उतना तो करते हैं, कर देंगे। हाँ, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन भी लॉन्ग जैसे है सच बताऊं तो। चलो, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल नाइट सीन एट डोवर इन द पोएम भी, मतलब जो कवि है उन्होंने कविता में डोवर के सुंदर रात्रि दृश्य का वर्णन किस प्रकार किया है। मैंने स्टार्टिंग में जो राम गाथा पूरी सुनाई थी ना आपको, वो जो अच्छी वाली गाथा पूरी सुनाई थी, भी पोएट ऐसे बैठे हैं, बीपी शायद पिछली वीडियो में भी थोड़ी सी सुनाई हो, लेकिन इस वीडियो में तो अच्छे से बता दी कि जो स्पीकर है, जो बोलने वाले हैं, वो कैसे बैठे हैं, और कंकड़ पत्थर भी बता दिया मैंने, धाराएं हैं, समुद्र, और पूरा नीला आसमान, चांद तारे, सब बताया ना। सो वो सारा का सारा इसमें लिखना है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट सारा क्या है वो बताया, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। लुकिंग एट द बीच एट डोवर एट नाइट थ्रू हिज विंडो ऑफ लाइज रूम, मतलब कि उन्होंने अपनी भाई खिड़की से देखा था, अपनी कमरे की खिड़की से उन्होंने देखा डोवर बीच की तरफ, ठीक है। डोवर एक जगह का नाम है, बीच समुद्र, ठीक है। डोवर के समुद्र तट को देखते हुए द पोएट फाइंड्स द सी काम एंड द फुल टाइड, टाइडफुल कह सकते हो कि समुद्र जो है वो शांत और ज्वार भरा हुआ दिखाई देता है, वही ना, सुनामी से पहले का माहौल, वो कह सकते हो। द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, जो आकाश में चांद जो है वो चमक रहा है। द स्ट्रेट ऑफ डोवर इज बैथ इन मूनलाइट, डोवर की सीमा चांदनी में नहा रही है। जो मैंने आपको बताई थी ना कि मतलब कि वो जो शहर की कह लो, उन्होंने शहर की गली अपने आसमान की गई थी, वो सीमा बिल्कुल ऐसे समुद्र के बिल्कुल पास ऐसे लग रही दिखाई दे रही थी अपने को, है ना, वो चीज। द मूनलाइट ऑफ द डिस्टेंस फ्रेंच कोस्ट इज डिम एंड देन इट सून डिसअपियर, कि दूर फ्रांसीसी तट पर चांदनी मंद होती है और फिर जल्द ही गायब हो जाती है, उसके साथ समुद्र के साथ मिल जाती है, ठीक है, ये कह सकते हो। द क्लिफ ऑफ इंग्लैंड ब्रिलियंटली शाइनिंग इन द मूनलाइट एक्सटेंड अप टू द कान स्ट्रेट, कि इंग्लैंड की जो चट्टाने हैं चांदनी में चमकती हुई शांत दिख रही हैं, कि मतलब जल डम मध्य, बहुत तेरी, मतलब कि इसका ये मतलब है कि मतलब पानी में जो जल है उसके अंदर बिल्कुल ऐसे डूबती हुई, उसके अंदर मिलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। The presence of the beloved in the room comes to the know as the poet invites his beloved to come and see the beautiful scene, कि अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा और पार्ट आता है भाई। ये जो अपने को जो स्टैंजा दिए ना सेकंड दो स्टैंजा, उसमें सिर्फ ना यही बताया है भाई, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन करने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो दो स्टैंजा थे ना उसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि मतलब जैसे आप कह सकते हो ना, किसी आप जैसे करते हैं ना वर्क भी, एक चीज से किसी पूरी गाथा से उठा के या पूरी बुक से उठा के जस्ट एक पार्ट उठा के पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि कई पोएम्स ऐसी होती है सिर्फ उनकी लिरिक्स ली जाती है, एक एक स्टैंजा लिए जाते हैं, वैसे ही मैथ्यू एर्नाल्ड की सिर्फ एक दो स्टैंजा ही ली गए हैं आपके जो ये इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। लेकिन जो पूरी पोएम का अगर स्कैनरियो पढ़े आप, पूरी पोएम का जिसको कहेंगे दृश्य पढ़े, तो उसमें क्या होता है, जो पोइट होते हैं ना वो ऐसे खिड़की की तरफ खड़े हैं, लेकिन वो ना जैसे देख रहे हैं उसको, चांद को देख रहे हैं और बिल्कुल पूरा जो सीन क्रिएट हुआ था उसको देख रहे हैं। उनको इस चीज का तब पता लगता है कि मतलब कि अपने को जैसे मतलब आप पढ़ रहे हैं रीडर्स, तो अपने को तब पता लगता है कि यहाँ पे एक और बंदा भी है, वो है उनकी प्रेमिका, उनकी लवर कह सकते हो, उनकी वाइफ कह सकते हो, वो है कि मतलब कि वो कमरे में आई है। लेकिन अपने को ये चीज तब पता लगती है जो पोइट जो है वो ये कहते हैं कि आओ तुम भी इस दृश्य को देखो, कि आओ तुम भी इस जो पूरा सीन है, पीसफुल सीन है, इसको देखो। तो वहां से अपने को पता लगता है कि इनके साथ साथ एक उनकी प्रेमिका भी वहां पे है, उनकी लवर, उनकी वाइफ भी वहां पे मौजूद है, ठीक है। सॉरी, आगे चलते हैं। द नाइट एयर दैट ब्लोज इज वेरी प्लीजेंट, अ लॉन्ग लाइन ऑफ वाटर राइजेस अप वेयर द सी टचेस द लैंड बाथ इन द मूनलाइट, कहने का मतलब रात में बहने वाली जो हवा है
मतलब ब्लोज का मतलब बहने वाली जो हवा है, प्लीजेंट अ लॉन्ग लाइन ऑफ वाटर राइज अप, कि जो समुद्र की चांदनी में जो वो पानी की एक लंबी रेखा, अ लॉन्ग लाइन ऑफ वाटर राइज अप, ठीक है, वो क्या राइज होती है, वेयर द सी टचेस द लैंड, कि वो कहाँ से राइज होती है, जो पूरी एक चंद्रमा की कह सकते हो या पूरी चांदनी की, चांदनी में नहाती हुई एक भूमि को छूता है, कि जो वो पानी की एक लाइन, वही जो मैंने आपको बताई कि जो एक वाटर है, पानी समुद्र की लहरें हैं और चांदनी है, वो जैसे मिल रही है ना, जस्ट सीधी स्ट्रेट नहीं दिख रही, वैसे ऐसे लहराती हुई दिख रही है, वो एक लाइन दिख रही है कि एक काफी लंबी सारी लाइन है, एक चांदनी कह सकते हो, एक की रोशनी की, और जो समुद्र की जो लहरें हैं काफी, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे ना लाइन की तरह से एक दूसरे से टच हो रही है, अपने को ऐसे लगता है भाई, जब बीच पे जो बच्चे गए होंगे आप में से जो स्टूडेंट्स, वो देखना, वो ऐसे दूर देखेंगे ना, ऐसे लगता है कि शायद समुद्र और आकाश ऐसे ना लाइन की तरह से मिल रहे हैं, वही चीज इसमें बताई गई है। द नाइट एयर दैट ब्लोज इज वेरी प्लीजेंट, की जो हवाएं चल रही थी रात में वो काफी ज्यादा सुहावनी थी, ठीक है। अ लॉन्ग लाइन ऑफ वाटर राइज अप, की एक पानी की लंबी धारा बहती है, पूरी लंबी एक लाइन बहती है, कहाँ पे, वेयर द सी टचेस द लैंड बाथ इन मून नाइट, की मून लाइट की, जहाँ पे चांदनी में, मून लाइट का मतलब है चांदनी में नहाती हुई भूमि को छूता है, जहाँ पे मतलब की, ठीक है। The poet draws the attention of the beloved to the harsh sound made by the pebbles as they strike against the shore, कि कवि प्रेमी का ध्यान किनारे से टकराने वाले कंकरों कठोर ध्वनि की ओर आकर्षित करता है। अब देखो कंकड़ क्या थे, वो मैंने आपको बताया कि कलयुग का इंसान इसमें बताया गया, ठीक है, उनकी तरफ बताता है कि मतलब ना ये ना अपनी प्रेमिका को ही बता रहे हैं इस पोइम में सब कुछ, ठीक है, लेकिन एक बताएं तो एक साइड से वो अपने को ही सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इंसानों को ही, लेकिन इस पोइम में तो उन्होंने कोई एक कैरेक्टर लेना था ना, सो उन्होंने अपनी प्रेमिका को बताई ये चीजें। एज द राइजिंग वेव्स रिसीडिंग दैट पेबल्स आर थ्रोन बैक ऑन द सैंडली शोर ऑफ द सी, कि जैसे जैसे एज द राइजिंग वेव्स रिसीडिंग, कि जैसे जैसे जो लहरें हैं वो उठती हुई पीछे हट रही हैं, वो कंकड़ जो है समुद्र के रतीले तट पर वापस फेंक दिए जाते हैं। क्या होता है कि वो थ्रो बैक का मतलब होता है फेंकना, पेबल्स का मतलब होता है कंकड़, कहाँ पे फेंकते जाते हैं, ऑन द सैंडी शोर ऑफ द सी, की मतलब कि समुद्र के शोर के ऊपर, मतलब शोर मतलब एक किनारा, बिल्कुल एंड जो होता है, ठीक है, एंड के परली साइड जो होती है, ठीक है, वहां पे रेतीले तट पर फेंक दिए जाते हैं, ठीक है। The waves rise and fall in a set patterns and produce a slow trembling काइंड ऑफ म्यूजिक, की जो लहरें हैं वो एक निश्चित पैटर्न में उठती हैं और गिरती हैं और एक धीमा कांपता हुआ संगीत उत्पन्न करती हैं। देखो अब ये सुन रहे हैं तो कईयों के तो ना कानों में वो सुर अभी भी चल रहा होगा कि कैसे लहरें बह रही होंगी, है ना, सुना होगा फोन्स में, टीवी में, मूवीज में, कहीं तो देखी होगी ये चीजें। द वेव्स राइज एंड फॉल इन अ सेट पैटर्न एंड प्रोड्यूस अ स्लो, मतलब कि क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना, अ स्लो ट्रेवलिंग काइंड ऑफ म्यूजिक, एक कांपता हुआ संगीत जो है, ट्रेवलिंग मतलब कांपना, ठीक है, वो प्रोड्यूस करती है। दिस स्लो म्यूजिक ब्रिंग एवरलास्टिंग मेलेस्टली, कि एक सीमा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक थे कुछ थोड़ा सा गलत है। दिस स्लो म्यूजिक ब्रिंग एवरलास्टिंग नेचुरली, कि ये संगीत हमेशा के लिए उदासी लाता है, कि ये चरम संगीत कह सकते हो, या इस चीज को कट करो कि ये जो ये संगीत है ये उभरा हुआ संगीत कह सकते हो, ठीक है, ये संगीत जो है हमेशा के लिए उदासी लाता है, कि मतलब ना कुछ खो गया है, लगता है ना, जरूरी नहीं कि जो पीसफुल के लिए बंदा बीच पे जाता है, कई बार देखना जो दुखी होते हैं ना वो भी बीच पे जाते हैं, डूबने के लिए नहीं, जरूरी नहीं कि डूबने के लिए, जस्ट रिलैक्सिंग के लिए भी कह सकते हो, कि मतलब दुखी इंसान भी, जरूरी नहीं कि खुशी खुशी के लिए ही बीच पे जाया जाए, मतलब नेचर से मिला जाए। कई बार क्या होता है बंदा टूटा हुआ होता है ना, तो तब भी वो नेचर से इंटरेक्ट करता है, नेचर से बातें करता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो यहाँ पे थोड़ा सा चिंता का कारण ही दर्शाया गया है, ठीक है। आगे करते हैं। द मूड ऑफ द लवर रिवील्स हिज कैरेक्टर्स इन अ सबटल मैनर, कि जो प्रेमी का जो मूड है सूक्ष्म तरीके से उसके चरित्र को प्रकट करता है, कि मतलब कि जो अगर आप कहें ना छोटे छोटे तरीकों से कहें कि वो उनका एक करेक्टर, एक कह सकते हो उनका थॉट्स ऑफ माइंड कह सकते हो, वो दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिस इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ ग्रामेटिक मैनर, ये एक नाटकीय तरीके से एक आवश्यक विशेषता है, कि मतलब ये जो पूरी पोइम है ये एक ड्रामेटिक पोइम आप देख सकते हो इस ग्रुप में, ठीक है। और फ्रॉम द स्पीकर्स ऑफ ड्रामेटिक क्या था, मैंने आपको बताया था, लिटरेरी टर्म होती है, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ लेना पीछे। फ्रॉम द स्पीकर स्पीच वी लर्न दैट ही इज रोमांटिक बाय टेम्परेट, कि वक्ता के भाषण से हमें ऐसा लगता है, उसके बोलने से ऐसा लगता है, स्पीकर की स्पीच से, कि वो शायद रोमांटिक है स्वभाव से, लेकिन आप पक्का नहीं कह सकते क्योंकि इसमें पूरा क्रिएट नहीं किया गया, क्योंकि उसने कहा ना कि आओ तुम भी देखो इस सीन को, ठीक है, तो इतनी इज्जत तो भाई रोमांटिक बंदा ही देगा।
ही इज सेंसिटिव टू सबटल चेंजेस इन द वर्ल्ड ऑफ नेचर, कि इस प्रकृति की इस दुनिया में सूक्ष्म परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है, कि वो मतलब कि सेंसिटिव है जो नेचर में जो क्रिएशन हो रही है या जो चेंजेस हो रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है। ही इज अ मेल्चियस एज ही रिफ्लेक्ट ऑन द सैड अफेयर इन द वर्ल्ड इन विच देयर इज अ नाइदर होप और नॉट जियर, कि यहाँ पे क्या कि वो उदास है, वो मेलेचियस है, उदास है, सैड लिख देना, ठीक है, चाहे कोई चक्कर नहीं, सैड भी लिख सकते हो, ओके। क्योंकि वह दुनिया के दुखद मामलों जो मतलब कि आप कह सकते हो सैड अफेयर्स जो है उन पे विचार करता है, उन पे जो है रिफ्लेक्शन देता है, अपनी थॉट्स देता है, या कह सकते हो अपनी इमेजिन पावर कर, मतलब कि इमेजिन पावर का यूज करते हैं, जो जिसमें न तो आशा है और न ही खुशी है, जिसमें ना तो कोई होप है और ना ही कोई जो है द लॉस ऑफ फेथ डाउट्स एंड अनसर्टेनिटीज हैव मेड मैनकाइंड मिसरेबल, की मतलब कि अब जो इस दुनिया में जो विश्वास की खत्म हो रहा है, लोग एक दूसरे का विश्वास तोड़ रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, अनिश्चितता, मतलब कि जो जुबान नहीं है बंदों की, जो मतलब कह दिया स्टैंड नहीं है बंदों का, कहने का मतलब वो इस जो मानव जाति को बहुत ज्यादा खराब कर रहा है, मानव जाति का नष्ट कर रहा है, उनको दुखी बना रहा है, ठीक है। द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड मेक्स द स्पीकर एट सैड एंड मिसरेबल, कि दुनिया की जो ये कंडीशन हो चुकी है, वर्ल्ड की जो एक कंडीशन हो चुकी है, जो वक्ता है, जो पोइट है, उनको बहुत ही दुखी कर रही है, ठीक है, सैड कर रही है, ओके। दैट द स्पीकर हैज नॉट टोटली लॉस्ट होप इज क्लियर, कि उनके स्पष्ट है कि वक्ता ने पूरी तरह से आशा नहीं खोई है, कि ये जरूर दिख रहा है कि हाँ होप है। देखो जरूरी नहीं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक टाइम ऐसा हो कि सिर्फ बुराई ही बुराई हो और एक टाइम ऐसा हो कि अच्छाई ही अच्छाई हो, जहां बुराई है वहां अच्छाई होगी, हाँ परसेंटेज कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। ये चीजें तो उन्होंने अपनी होप नहीं खोई, तभी कहते हैं कि चाहे यार जितना मर्जी माड़ा टाइम होवे, कदे भी उम्मीद नहीं खोई दी उनकी, ठीक है। When he exhort his beloved, जब वह अपने प्रिय को प्रोत्साहित करते हैं, कि जब मतलब कि अपने लवर को, उनकी जो वाइफ है उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, ठीक है। अ लव लेट अस बी ट्रू टू नो वन अनदर, की प्यार हमें एक दूसरे के प्रति सच्चे रहना चाहिए, कि मतलब वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि यार चाहे दुनिया किवें दी है भी, पर आप एक दूसरे नाल मतलब कि बिल्कुल सच्चे बन के रवांगे, बिल्कुल अंडरस्टैंड करांगे एक दूसरे ਨੂੰ, या मतलब कि प्यार शो करांगे, तो उनकी होप तो उनकी वाइफ है ना, तो उनके लिए, उनकी दुनिया में देखे तो उनके लिए तो एक होप है अच्छाई की, है ना। दिस रिवील्स दैट ही इज अ मैन ऑफ फेथ, कि यहाँ से पता चलता है कि शायद वो विश्वास वाले आदमी है, वो क्या है, एक विश्वास क्रिएटिंग है, और मतलब कि फेथ वाले एक आदमी है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इन दिस विजडम ही प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन टू द जनरल मैलिस टू द इंडिविजुअल लेवल, कि उनके इस विजडम की वजह से, उनके इस ज्ञान की वजह से, जो मतलब कि जो आसपास की जो दुनिया है, जो क्रिएशन है अपनी, ठीक है, व्यक्तिगत जो चीजें हैं, पर सामान्य अव्यवस्था का समाधान प्रदान करते हैं, कि वो जनरल मैसेज पर एंड इंडिविजुअल लेवल पर वो अपना एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, कि मतलब कि इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है, इस चीज का सोल्यूशन हिंदी च कहांगे आप सोल्यूशन कहांगे समाधान, समाधान होता है, ठीक है। इफ पीपल कंटिन्यू टू लव एंड रिमेन, अब क्या समाधान है वो बताते हैं, कि अगर जो मनुष्य हैं वो अगर कंटिन्यू रखें किसको, प्यार को, लॉयल्टी को, ठीक है, तो टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति, तो द क्राइसिस ऑफ फेथ कैन बी अवर्टेड, तो विश्वास का संकट, जो विश्वास खोने का जो संकट है, जो चिंता है, वो टल सकती है बहुत जल्द से जल्द, ठीक है। सो लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे भाई आप अगली वीडियो में, अगली क्लास में, तो थैंक यू सो मच। आगे मिलेंगे आप जल्दी, अभी मिलेंगे लाइव क्लासेस वाले, अभी बस आ रही हूँ थोड़े टाइम बाद ही, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में मिलेंगे।